हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिकर टॉक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जो बहुत लंबे समय से इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इसने इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न्स नहीं दिए हैं जिसकी इससे अपेक्षा की जाती है। कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। पिछले 4 साल में इसने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया है, लेकिन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में देखें तो ये एक कंप्लीट आउट परफॉर्मर रहा है। इमेजिन करिए 1990 में अगर आपने इस कंपनी में 10,000 रुपए डाले होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू करीबन 1.5 करोड़ रुपए होती। तो इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या है? मेनली दो कारण है। पहला, जो मैनेजमेंट बता रही है कि डिमांड स्लो डाउन है, इस वजह से जो है सेल्स में उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, करस्पॉन्डिंगली प्रॉफिट में उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, जिसका रिएक्शन मार्केट आपको दिखा रहा है। लेकिन दूसरा जो काफी मेजर रीजन है वो ये है कि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। 3 बड़े प्लेयर्स जो इसमें एंट्री लिए हैं, आदित्य बिरला जिन्होंने अपना बिरला ओपस पेंट्स का ब्रांड लॉन्च किया, जेएसडब्ल्यू पेंट्स, और तीसरा पिडिलाइट। इनमें से स्पेशली अगर बात करें तो बिरला ओपस एक काफी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट निकल के आ रहा है। तो अगर इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझे तो पहला पॉइंट तो मुझे लगता है ये टेम्पररी है। डिमांड साइक्लिकल अप डाउन आते जाते रहते हैं, बट लॉन्गर टर्म में पेंट्स इंडस्ट्रीज का 8 से 9% का डिमांड ग्रोथ इंडिया में प्रेडिक्टेड है अगले 10 साल के लिए। और सोच के देखिए, अगर इसमें पोटेंशियल नहीं होता इंडस्ट्री में तो इतना नया कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं आता इन नए प्लेयर्स के द्वारा। दूसरा जो ज्यादा वरिंग फैक्टर मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर अगर गिरता है इस कंपटीशन को लेके, वही मुझे लगता है मार्केट की वरीज भी है जिसकी वजह से प्राइस गिर रहा है। एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर जो 60% के अराउंड हुआ करता था, अब वो गिर के करीबन 55% के आसपास आ गया है। तो मार्केट शेयर इम्पैक्ट तो हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर लेना इतना आसान है? मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने सालों का डोमिनेंस एशियन पेंट्स ना बना पाता। इफेक्टिवली अगर बिरला ओपस को एशियन पेंट्स को टक्कर देनी है तो मुझे लगता है 4 से 5 एरियाज हैं जहां पे हमें इवेल्युएट करना चाहिए कि वो कैसे एशियन पेंट्स को टक्कर दे पाएगा, या क्या रीजन हो सकते हैं कि उसे प्रॉब्लम आ सकती है। तभी हम ये बोल पाएंगे कि इफेक्टिवली वो इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर इम्पैक्ट नहीं करेगा तो आई थिंक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और अगर इम्पैक्ट करेगा तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इससे अभी दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि वो पॉइंटर्स क्या है। सो इफेक्टिवली 5 ऐसे पॉइंटर्स हैं पेंट इंडस्ट्री में जो कि एक नए प्लेयर को आने में दिक्कत देते हैं। पहला होता है टिंटिंग मशीन्स। अब ये टिंटिंग मशीन्स होता क्या है? तो डीलर्स के पास तो किसी भी शेड के पेंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है, लेकिन इतना सारा माल अपने पास रखना पॉसिबल नहीं है। तो इफेक्टिवली डीलर्स अपने पास सिर्फ कुछ बेस पेंट्स रखते हैं और कुछ मिक्सचर पेंट्स रखते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी शेड जो कि कलर पैलेट में अवेलेबल होता है किसी कंपनी का, वो बन सकता है। ये जो मिक्सिंग का काम है एकदम अप्रोप्रिएट अमाउंट में और उससे वो शेड बनाने का काम है, ये टिंटिंग मशीन करती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि टिंटिंग मशीन एक चैलेंज बनता है पेंट एक नए एंट्रेंट के लिए? क्योंकि पहला, ये टिंटिंग मशीन एक्सपेंसिव होती है, 1.5 से 2 लाख की आती है। तो आपका डीलर क्यों इसमें पैसे डालेगा? क्या इंसेंटिव है उसके पास वो करने का? और दूसरा, स्पेस कंस्ट्रेंट भी होता है कि आप कितने पेंट्स के साथ डीलरशिप आपकी है, आप प्रिंटिंग मशीन कितनी रख रहे हैं, वो भी एक फैक्टर होता है। तो बिरला ओपस ने क्या किया इस केस में कि उन्होंने प्रिंटिंग मशीन्स पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी के लिए डिस्ट्रीब्यूट की है, बिकॉज दे हैव द फाइनेंशियल मसल पावर टू डू दैट। सेकेंड चीज जो उन्होंने की वो ये कि उसका साइज 50% करीबन छोटा कर दिया, जिससे कि जो स्पेस भी वो प्रिंटिंग मशीन लेगी तो वहां भी इतनी दिक्कत डीलर्स को नहीं आई। दूसरा पॉइंट आता है डीलर इंसेंटिव्स के रिगार्डिंग। तो अभी ये सब सुनने में आ रहा है कि बिरला ओपस ने पेंट्स को करीबन 5% और डिस्काउंटिंग पे निकाला है, और उसके ऊपर से वो एक वॉल्यूम डिस्काउंटिंग दे रहे हैं कि अगर आप ज्यादा वॉल्यूम में डीलर्स ऑर्डर करते हैं तो 10% की उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंटिंग मिल जाती है। प्रमोशनल ऑफर है, अगले साल मेरे ख्याल से अप्रैल 2025 तक ये ऑफर है। तो करीबन करीबन अभी तो 15% की डिस्काउंटिंग चल रही है। बट मुझे लगता है सिर्फ डिस्काउंटिंग एक फैक्टर एज अ डीलर को विन नहीं कर पाएगा। पॉइंट ये होता है कि जब भी मैं किसी कंपनी का माल खरीद रहा हूँ एज अ डीलर, राइट, तो मेरा पैसा उसमें फंस रहा है। अगर वो माल को मैं टर्नओवर नहीं कर पा रहा हूँ, बेच नहीं पा रहा हूँ, तो वो पैसा फंसा हुआ है। चाहे मुझे वहां पे मार्जिन बेटर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक कॉस्ट ऑफ फंड भी है, मेरा वर्किंग कैपिटल वहां पे स्टक है। एशियन पेंट्स इस मामले में
काफी लाजवाब रहा है अभी तक तो, क्योंकि इतना माल बिकता है एशियन पेंट्स का गिवन द मार्केट शेयर कि डीलर के पास अगर मार्जिन हल्का सा कम भी आता है एशियन पेंट्स पे, उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल होता है, जो उसका वर्किंग कैपिटल है, वो एशियन पेंट्स के साथ कामकाज में बेहतर निकल के आ जाता है। बट हाँ, अगर बिरला ओपस के पेंट्स वॉल्यूम टर्नओवर भी दिखाते हैं, बिकते भी हैं और डिस्काउंट पे भी हैं, तो ऑब्वियसली एज अ डीलर तो यही पुश किए जाएंगे, रिटेल में भी यही पुश किए जाएंगे कि क्योंकि इस पे जो है इंसेंटिव टू द डीलर ज्यादा है, कमाई उसकी ज्यादा होगी तो वो उसको पुश करेगा। बट देखने वाली बात है कि क्या कंज्यूमर्स की तरफ से इतना डिमांड आता है कि नहीं। तो यहाँ मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा इतना आसान नहीं है कि बिरला ओपस एडवांटेज में है। इट इज अ मिक्स सिचुएशन जो भी वेट एंड वॉच करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कैपेसिटी और सप्लाई चेन के अराउंड। तो कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने 1.3 बिलियन लीटर्स पर एनम की कैपेसिटी स्टैब्लिश की है थ्रू 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। उसमें भी आई थिंक 4 वो कमीशन कर चुके हैं, जिनकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 0.9 बिलियन लीटर्स पर एनम है। तो काम ट्रैक पे है उनका। 6000 टाउन्स में प्रेजेंस उनका टारगेट है बाय मार्च 2025, जिसमें से अराउंड नवंबर तक 4200 सिटीज में वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उसके ऊपर कंपनी टारगेट कर रही है कि 4 घंटे में अपना कोई भी एसकेयू वो रिटेलर तक पहुंचा पाए थ्रू देयर नेटवर्क ऑफ 150 डिपोज जो वो बना रहे हैं। मुझे लगता है ये अगर कंपनी प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाती है, कैपेसिटी पे काम कर रही है, टाउन एक्सपेंशन पे काम कर रही है, और अगर सप्लाई चेन इतना एफिशिएंट हो पाता है कि वो 4 घंटे जो टारगेट कर रहे हैं उतना कर पाते हैं, तो आई थिंक एक कंसिडरेबल चैलेंज हो सकता है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, बिकॉज ये एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स बहुत टाइम स्पेंड किया इन्होंने मार्केट में, मार्केट समझने में, तब जाके वो डिमांड फोरकास्टिंग, कब कहाँ पे कितनी डिमांड आनी चाहिए। इनफैक्ट एशियन पेंट्स वाज अ पायनियर इन दिस। उन्होंने तो सुपर कंप्यूटर्स यूज करके अपना पूरा सप्लाई चेन को इतना एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज किया है। तो देखने वाली बात है कि बिरला ओपस कैसे उसको चैलेंज करता है। बट मुझे लगता है ये एक बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज बिरला ओपस को फेस करना पड़ सकता है इनिशियली। बट लेट्स सी कि हाउ दे एग्जीक्यूट इट। अगर अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ तो डेफिनेटली एक चैलेंज होगा इनकम्बेंट्स के लिए। चौथा फैक्टर आता है कि इन कंपनीज ने पेंटर नेटवर्क के साथ कैसे रिलेशन बनाए हैं। बिकॉज जब आप और हम पेंट करवाते हैं तो कई बार तो हम अपने पेंटर से ही पूछ लेते हैं कि बता दे भाई कौन सा पेंट यूज करना है। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिसाइडिंग कि कौन सा पेंट लगना चाहिए, किस कंपनी का पेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक एशियन पेंट्स ने तो बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है अपना लॉयल्टी बिल्ड करने में। उनके पास उन्होंने मोबाइल ऐप्स लॉन्च कर रखी हैं जहाँ पे डीलर स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड, लॉयल्टी पॉइंट्स ले सकते हैं, रिवॉर्ड्स हैं उनके लिए। पेंटर्स के लिए उन्होंने पूरा एक स्किलिंग एंड ट्रेनिंग पे उन्होंने काफ़ी फोकस कर रखा है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर्स। बट ऑन दी अदर हैंड बिरला ओपस ने भी एक अभी ऐप निकाला है जिससे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो स्कैन कर लें जो भी परचेज आइटम है, और उससे उनको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स मिल रहे हैं, दे कैन गेट क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। तो मुझे लगता है बिरला ओपस टारगेट तो काफ़ी अच्छे से कर रहा है। तो आई थिंक टक्कर का मुकाबला है। पेंटर्स को तो दोनों हाथ में मेरे ख्याल से लड्डू मिल रहे हैं। तो ये एक पॉइंट होगा जहाँ पे लॉयल्टी जो है देखी जाएगी कि इतने सालों की जो एशियन पेंट्स ने बनाई है वो टिकती है या चली जाती है। पांचवा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रांड। तो हम सबको पता है कि जब हम घर में पेंट करवाते हैं तो ऑब्वियसली एक कंसिडरेशन होता है कि यार पेंट करवा रहे हैं, अच्छा करवाएं, गड़बड़ ना हो। इतनी फ्रीक्वेंट एक्टिविटी मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स में नहीं होती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट यहाँ भी अगर हम देखें तो आदित्य बिरला कोई नया नाम नहीं है। इनफैक्ट पुट्टी और सीमेंट में तो वो प्रेफर्ड नेम है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे है आदित्य बिरला यहाँ पे। तो इस वाले एरिया में भी आई वुड से कि बहुत पीछे नहीं है एशियन पेंट से। तो इन सारे पॉइंटर्स को देख के तो यही समझ में आ रहा है कि एक काफ़ी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी के साथ बिरला ओपस उतरा है
जितने भी पॉइंटर्स एक न्यू एंट्रेंट को रोक सकते हैं वहाँ पे सब पे अच्छा काम कर रहा है, अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड अगर आप देखें उसका टारगेट सेगमेंट, तो वो अर्बन एरियाज को टारगेट कर रहा है और डेकोरेटिव पेंट्स को टारगेट कर रहा है, जो कि एशियन पेंट्स का फोर्टे है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ये कर सकता है इन नियर फ्यूचर एशियन पेंट्स के मार्केट शेयर को। सो इन्वेस्टर्स को इस केस में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि रेवेन्यू पे प्रेशर आ सकता है एशियन पेंट्स में, क्योंकि हमने समझा कि वो कौन सी टारगेट सेगमेंट पकड़ रहा है, कौन कौन से एरियाज पे अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है टॉप लाइन पे हल्का प्रेशर फील हो सकता है। डिमांड सिनेरियो भी वीक है। अगर डिमांड सिनेरियो इंप्रूव होता भी है तो वी डोंट नो कि मार्केट शेयर वापस एशियन पेंट्स बढ़ा पाएगा नहीं, और अभी तो करंट सिनेरियो देख के यही लग रहा है कि थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा। दूसरा, अगर मार्केट शेयर बचाने जाते भी हैं तो हो सकता है उन्हें बेनिफिट्स देने पड़े, जैसे कि हायर डिस्काउंटिंग देनी पड़े, या फिर अपनी ब्रांड पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा खर्चा करने लगे। तो मान लीजिए अगर वो सिक्योर भी करते हैं अपना टॉप लाइन, तो उस केस में बॉटम जो कि उनका प्रॉफिट होगा वो हिट हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मार्जिन्स। तो इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से तो दोनों ही केसेस में मुझे एंड में प्रॉफिट्स कम होते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर नॉर्मल बात भी करें तो एटलीस्ट स्टैग्नेंट होते हुए दिख रहे हैं, मुझे ग्रो होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं इन नियर फ्यूचर। और काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इतना ज़्यादा फॉल करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे है। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता ऐसा सिनेरियो है। अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका मीडियन पीई अप्रोक्सीमेटली 46-47 के आसपास आता है, जिसपे ये करंटली ट्रेड भी कर रहा है। रिसेंट टाइम्स में पीई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, विच इज व्हेन द प्राइस मूव्स अहेड ऑफ इट्स फंडामेंटल्स। तो आई थिंक अगर यहाँ से 30% और शायद करेक्ट होता, या 35% करेक्ट हो, 30% भी मैं कहूँगा, तो एक अच्छा, मैं बोलता कि एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वहाँ पे बन पाता। बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा दूर ही रहे एशियन पेंट से तो बेटर है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा व्यू है। एंड प्लीज़ इन्वेस्टमेंट से पहले तो अपना फिनेंशियल एडवाइजर से व्यू ज़रूर लें। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स में बताएं कि और कौन सा ऐसा स्टॉक, शेयर या कोई इंडस्ट्री है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।